नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 13 तक देखा और भाग 13 में मैंने आपको वसा के वर्गीकरण के बारे में बताया था, उसके कार्य और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे भाग 14 के अंतर्गत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम भाग 13 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि फास्फोलिपिड के उदाहरण बताइए। तो फास्फोलिपिड के 3 उदाहरण आपको मैंने बताया था, लेसिथिन, सिफेलिन और प्लाज्मोजन। दूसरा हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स के उदाहरण बताइए। तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स के उदाहरण प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तीसरा हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि रैंसिडिटी क्या होती है। तो रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम वसा को प्रकाश या हवा या ऊष्मा या नमी में काफ़ी अधिक समय तक छोड़ दें तो उसका गंध और स्वाद खराब हो जाता है। इसी प्रक्रिया को रैंसिडिटी कहते हैं। चलिए सभी के आंसर जान गए, अब अपने टॉपिक पे आते हैं भाग 14 के। तो अब तक जो भी आपने पढ़ा इस अध्याय में उससे आपको क्या पता चला। जितना भी सब कुछ पढ़ा उससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, कोई भी जीव, वो चाहे जीवाणु हो, प्रोटोजोआ हो, जंतु हो, कोई पौधा हो, जितने भी जीव हैं उनका शरीर कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी जीव हैं वे सब के सब किससे मिलकर बने हैं? कार्बनिक यौगिकों से। और ये कार्बनिक यौगिक एक निश्चित सांद्रता में हर जीवों में पाई जाती है। इन्हें हम मोल प्रति कोशिका या मोल प्रति लीटर के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर हमें किसी जीव में कोई जैविक अणु या किसी कार्बनिक यौगिक को व्यक्त करना है तो हम उसे मोल प्रति कोशिका या मोल प्रति लीटर में ही व्यक्त करते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चला कि जितने भी जैविक अणु हैं उनमें फेर बदल भी होता रहता है। कभी वो किसी रूप में होते हैं तो कभी किसी रूप में। जैसे हमने आपको बताया था कि पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो देखिए, एक जैविक अणु दूसरे जैविक अणु से मिलकर तीसरे जैविक अणु को बनाता है, तीसरा जैविक अणु चौथे से जुड़कर पांचवा जैविक अणु बनाता है। मतलब इन जैविक अणुओं में फेरबदल होता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा अमीनो अम्ल, इसी तरीके से ढेर सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि पेंटोस शर्करा है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार से जब जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षार से जब जुड़ता है तो क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड जब किसी फास्फेट समूह से जुड़ता है तो क्या बना लेता है? न्यूक्लियोटाइड। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जैविक अणु ऐसा नहीं होता कि एक ही रूप में हमेशा पाया जाए, नहीं, वो परिवर्तित होता रहता है। कभी इस रूप में है तो कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में। उल्टा भी होता है, कभी इस रूप में था तो कभी इस रूप में होगा, फिर इस रूप में, फिर इस रूप में। तो जैविक अणुओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जब कोई सरल पदार्थ जब किसी जटिल पदार्थ को बनाता है, ये जटिल हो गया ना, ये बहुत सरल है और इन्हीं सरल अणुओं के जुड़ने से एक जटिल पदार्थ बना है। तो जब सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनता है तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम निर्माणकारी अभिक्रिया कहते हैं। निर्माणकारी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जब ऐसा भी होता है कि ये न्यूक्लिक अम्ल परिवर्तित होकर इन्हीं में परिवर्तन हो जाता है, तब क्या होता है? देखिए, मान लो कोई न्यूक्लिक अम्ल है हमारे शरीर में, ऐसा थोड़ा ना है कि हमेशा न्यूक्लिक अम्ल के फॉर्म में बने रहेंगे, नहीं, इनका भी परिवर्तन होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल परिवर्तित होंगे, टूटेंगे न्यूक्लियोटाइड में,
ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड में जितने भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं उसी में टूटेंगे, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तो क्या बनाएगा, ढेर सारे न्यूक्लियोसाइड बनाएगा और फास्फेट समूह बनाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपको इसमें डाइजेशन का भी रोल है इसमें। तो डाइजेशन जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें ये चीज़ समझ लेंगे यहाँ पर तो वहाँ पर आसानी हो जाएगी। ये एक प्रकार से जो अब यहाँ पर बता रहे हैं ये विखंडन अभिक्रिया है और ये डाइजेशन के माध्यम से होता है। इसमें एंजाइम्स का रोल भी होता है, वो बाद में बताएंगे आपको। तो न्यूक्लियोसाइड है, फास्फेट समूह में टूटेगा। फिर न्यूक्लियोसाइड किस में टूटेगा, नाइट्रोजन क्षार में, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज, शर्करा और फास्फेट समूह तो है ही है, ठीक है। तो जब सरल पदार्थ मिलकर एक जटिल पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम निर्माणकारी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब कोई जटिल पदार्थ टूटता है सरल पदार्थ में तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब सरल पदार्थ ढेर सारे सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को निर्माणकारी अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई जटिल पदार्थ टूटते हुए सरल पदार्थ बनाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया ना कि कोई भी जैविक अणु एक निश्चित रूप में शरीर में नहीं पाया जाता, ये परिवर्तित होते रहते हैं, कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में, तो कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में, परिवर्तित होते रहते हैं। तो आप दो चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक निर्माणकारी अभिक्रिया होती है और एक विखंडन अभिक्रिया होती है। तो जीवों के शरीर में होने वाले समस्त निर्माणकारी अभिक्रिया तथा विखंडन अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, उपापचय। उपापचय, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बस यही आपको बताना था कि उपापचय क्या होता है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि उपापचय क्या होता है। इसको सिंपल टर्म में ऐसे भी बोलते हैं कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उसी को हम उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन अब जबकि आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो थोड़ा सा सही रूप में इसे व्यक्त करेंगे कि उपापचय क्या होता है, कि हमारे शरीर में होने वाले समस्त निर्माणकारी अभिक्रिया तथा विखंडन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आप अब हेडिंग डालेंगे उपापचय, उपापचय, बस आप हेडिंग डालेंगे उपापचय क्या होता है। तो समझ लिया आपने कि उपापचय क्या होता है, कि शरीर में होने वाले समस्त निर्माणकारी अभिक्रिया तथा विखंडन अभिक्रिया को उपापचय कहते हैं। दूसरा हेडिंग आता है, अभी आप लिखेंगे कुछ नहीं, अभी हम लिखवा देंगे। दूसरा हेडिंग है उपापचय पथ क्या होता है। तो अभी इसका भी कोई हेडिंग डालेंगे नहीं, हम अभी लिखवाएंगे आपको। मेटाबॉलिक पाथ क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथ। तो उपापचय पथ किसे कहते हैं, कोई भी अभिक्रिया जो होती है वो अकेले नहीं होती, एक श्रृंखला में होती है। जैसे यहाँ पर ही देखिए कि डायरेक्ट नहीं हो रहा है कि पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन क्षार से सीधे बन जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल, नहीं, इसके बीच में भी कुछ और भी तत्व बन रहे हैं। तो ये एक श्रृंखला है, अभिक्रिया का श्रृंखला है। इसी अभिक्रियाओं के श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है, उपापचय पथ। जैसे हमारी कंकालीय पेशियों में क्या होता है, ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है और उससे लैक्टिक अम्ल भी बनता है। तो ये जो ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनने के जो रिएक्शंस हैं वो कुल 10 चरणों में कंप्लीट होती हैं। तो वो 10 चरण क्या कहलाता है, उपापचय पथ, जो एक जैविक अणु को दूसरे जैविक अणु में परिवर्तित होने वाले बीच में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है, उपापचय पथ, मेटाबॉलिक पाथ। ठीक है, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप पहले इतना लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उपापचय या मेटाबॉलिज्म, और इसमें लिखेंगे कि अब तक के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि
सभी जीव, चाहे वो जीवाणु हो या प्रोटोजोआ हो या कोई पौधा या जंतु हो, इन सभी का शरीर कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। फिर आगे लिखेंगे कि ये यौगिक या जैविक अणु एक निश्चित सांद्रता में पाए जाते हैं। इन्हें हम मोल प्रति कोशिका या मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। हमें यह भी ज्ञात होता है कि इन जैव अणुओं में फेरबदल होता रहता है। जीवधारियों में यह निर्माण व विखंडन अभिक्रियाओं द्वारा लगातार बदलते रहते हैं। इन सभी निर्माणकारी व अपघटनकारी अभिक्रियाओं को ही उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे कुछ उपापचयी रूपांतरण के उदाहरण इस प्रकार हैं, और आप पहले ये और फिर ये इस तरह से आप रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे, आप लिखेंगे अधिकांशतः इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं अकेले नहीं होती बल्कि श्रृंखला में होती हैं। इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के श्रृंखला को ही उपापचय पथ यानी मेटाबॉलिक पाथ कहा जाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इस उपापचय की दूसरी विशेषता क्या है। जितनी भी आप उपापचय अभिक्रिया देख रहे हैं, चाहे वो विखंडन अभिक्रिया हो चाहे निर्माणकारी अभिक्रिया, ये सभी उत्प्रेरक अभिक्रियाएं होती हैं, ये स्वतः नहीं होती, उत्प्रेरक अभिक्रिया हैं। जैसे अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जल में घुलना ये एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर यही प्रक्रिया जीव में होता है तो भौतिक प्रक्रिया नहीं कहलाएगा, ये उत्प्रेरक अभिक्रिया कहलाएगा। किसी न किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में होता है, किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। ध्यान से समझिएगा, ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही होती हैं, किसी न किसी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की उपस्थिति में ही होती हैं। इसीलिए हम इन प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया। ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो जीवों में उत्प्रेरक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम, अब इसके बारे में बताया जाएगा आपको डिटेल, एंजाइम क्या होते हैं, इनका नामकरण, कार्य सब बताया जाएगा, कितने टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि जितनी भी उपापचय अभिक्रिया हैं वे सभी उत्प्रेरक अभिक्रिया हैं। किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही ये संपन्न होती हैं, ये सब किसी न किसी उत्प्रेरक की ही उपस्थिति में संपन्न होती हैं, और ये उत्प्रेरक क्या कहलाता है, एंजाइम, जिसे हिंदी में विकर कहते हैं। जितने भी एंजाइम हैं, कोई भी एंजाइम है, ये प्रकृति में प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। किसी भी जीव में, चाहे वो जीवाणु, प्रोटोजोआ, पौधा, जंतु, कोई भी हो, अगर उसमें कोई एंजाइम पाया जा रहा है तो वो प्रोटीन ही है। यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ कर सकते हैं कि वो प्रोटीन जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उसे हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इन सब बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे फिर चैप्टर्स में आएंगे, बार आएंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हमारे शरीर में होने वाले समस्त निर्माणकारी अभिक्रिया और विखंडन अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। ये जितनी भी उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं, सभी की सभी उत्प्रेरक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्यों उत्प्रेरक अभिक्रिया कहलाती हैं? क्योंकि ये सभी अभिक्रिया किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं। ये उत्प्रेरक एंजाइम कहलाती हैं। और एंजाइम की प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन। यानी जितने भी एंजाइम्स हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि वह प्रोटीन जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि ये न्यूक्लिक अम्ल हैं। आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में, पाचन एवं अवशोषण वाले चैप्टर में बताया जाएगा कि कैसे इनका पाचन होता है। हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो अलग अलग टाइप के जैविक अणुओं को डाइजेस्ट करते हैं। फिलहाल जो न्यूक्लिक अम्ल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है उसे हम न्यूक्लिएज कहते हैं। न्यूक्लिएज
अगर किसी भी शब्द के आगे अगर एसी एज जुड़ा है तो यानी वो एक एंजाइम है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा है? न्यूक्लिएज। अब इन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा में तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी अपक्रिया है वो किसके उपस्थिति में हो रही है? एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। इसी वजह से इन अपक्रिया को हम उत्प्रेरक अपक्रिया कहते हैं। और ये उत्प्रेरक कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम न्यूक्लिएज। अब ये जो न्यूक्लिएज है इसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं। हर एंजाइम का अपना एक अलग क्रियाधार होता है। हर एंजाइम का अपना एक क्रियाधार होता है, उसी क्रियाधार पर वो एंजाइम वर्क करता है, सभी पर नहीं। तो ये एंजाइम जो है वो इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको नहीं कर पाएगा। ये जो एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज, वो न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, ना तो इसको करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करेगा और इसमें परिवर्तित कर देगा। समझ में आया? तो उत्प्रेरक उपापचय का मतलब दूसरी विशेषता यह है कि कोई भी जितनी भी अपक्रिया होती हैं ये सब उत्प्रेरक अपक्रिया कहलाती हैं और जो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। तो इसमें आप अगली लाइन से लिखेंगे इन उपापचयी अपक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि इनकी प्रत्येक रासायनिक अपक्रिया उत्प्रेरक अपक्रिया है, यानी कैटालाइज्ड रिएक्शन है। जीवों के शरीर में कोई भी उत्प्रेरक अपक्रिया बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होता। ठीक है, जीवों के शरीर में कोई भी उपापचयी अपक्रिया बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का जल में घुलना एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि यह जीव में होता है तो यह उत्प्रेरक अपक्रिया कहलाता है। आगे आप लिखेंगे उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी भी उपापचयी रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं। फिर लिखेंगे ये भी प्रोटीन होते हैं और फिर लिखेंगे कि वे प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उत्प्रेरक कहलाते हैं और इन उत्प्रेरक को हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इन उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? एंजाइम। लिखेंगे सभी एंजाइम नेचर में प्रोटीन होते हैं, मतलब सभी एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। उपापचयी पथ द्वारा उपापचयी पथ में जितने भी निर्माणकारी अपक्रिया या विखंडन अपक्रिया होती हैं इन सभी में जो खास बात होता है वो ये कि निर्माणकारी अपक्रिया में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनता है। विखंडन अपक्रिया में जटिल पदार्थ से किसका निर्माण होता है? सरल पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो निर्माणकारी अपक्रिया है जिसमें सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनता है इसे हम कहते हैं उपचयी पथ कहा जाता है। इसे कहा जाता है उपचयी पथ यानी एनाबॉलिक पाथ, या हम इसे एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उपचयी पथ है जब सरल पदार्थ से एक जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। कई सारे सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, तब इसे हम उपचयी पथ कहते हैं। और जब किसी जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का निर्माण होता है तब हम इसे क्या कहते हैं? अपचयी पथ यानी कैटाबॉलिक पाथ या रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिक पाथ कहलाता है। इसको हम दूसरे फॉर्म में देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। मतलब जितने भी उपापचयी पथ होते हैं उनमें दो रिएक्शंस होती रहती हैं, एक निर्माणकारी और दूसरा विखंडन अपक्रिया। जो निर्माणकारी अपक्रिया है उसे हम उपचयी पथ कहते हैं और जो विखंडन अपक्रिया है उसे हम अपचयी पथ कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के विखंडन से, विखंडन अपक्रिया है ये, विखंडन से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो ये एक क्या है? जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ के विखंडन से
किसका निर्माण हो रहा है? सरल पदार्थ का। तो अभी हमने आपको बताया कि जब जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का निर्माण होता है तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयी अभिक्रिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन, या हम इसे कैटाबॉलिक पाथ, या हम इसे अपचयी पथ कहते हैं। सब तुरंत रट डालने वाली चीज़ें हैं, ये सब खूब पूछा जाता है कि अपचयी अभिक्रिया क्या होती हैं, उपचयी अभिक्रिया क्या होती हैं। तो अपचयी अभिक्रिया यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? जब जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बनते हैं। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, हमारी कंकालीय पेशियों में जो होता है, ये तो हो गया ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, और जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है, तब क्या होता है? तो एसिटिक एसिड एक सरल पदार्थ है और ये एक जटिल पदार्थ है। मतलब कि जब सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण हो तब ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयी पथ कहलाती है, या हम इसे एनाबॉलिक पथ, या हम इसे उपचयी अभिक्रिया कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपचयी अभिक्रिया क्या कहलाती है और उपचयी अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो अपचयी अभिक्रिया यानी जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का बनना अपचयी अभिक्रिया कहलाती है। उपचयी अभिक्रिया क्या कहलाती है? सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का बनना उपचयी अभिक्रिया कहलाती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो नीट में बार बार पूछा जाता है कि कौन से अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और कौन से अभिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। तो ये जो है उपचयी अभिक्रिया यानी जब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनता है तो इस प्रोसेस में ऊर्जा खर्च होती है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उपचयी अभिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन अगर आप अपचयी अभिक्रिया में देखें, जब जटिल पदार्थ टूटता है सरल पदार्थ में तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बार बार पूछा जाता है, आप उठा के देख लीजिएगा, नीट में भी खूब पूछा गया है, केमिस्ट्री में भी आता है अपचयी अभिक्रिया और उपचयी अभिक्रिया क्या होती है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है बाबू, एक बार पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। उपचयी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनता है और जब कोई चीज़ों को हम बनाएंगे तो उसमें तो ऊर्जा खर्च होगी ना, और अगर जो बना बनाया पदार्थ है वो टूटेगा तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तन अपचयी अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। बार बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रट डालिए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ऊर्जा मुक्त होती है हमारे शरीर में, सभी जीवों के शरीर में, ये ऊर्जा का कार्य क्या है? तो इसी ऊर्जा के मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इन सभी कार्यों को करने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है ना, वो इन्हीं सब से आती है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है इसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, ये पहले ये परिवर्तित होता है, एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, इन्हीं भैया को बताने के लिए इतना सब कुछ बताना पड़ा, एटीपी को ही बताने के लिए कि जो भी ऊर्जा मुक्त होती है हमारे शरीर में वो एटीपी के रूप में संचित होती है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो जीवों के शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊर्जा वाला अणु बनता है, ये उच्च ऊर्जा अणु है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आपने यहाँ तक लिखा कि एंजाइम वगैरह। अब इसके बाद इसके बारे में भी आप कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो अगली लाइन से आप लिखेंगे, उपापचयी पथ द्वारा साधारण पदार्थों से या सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ, जैसे ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर एसिटिक एसिड से
कोलेस्ट्रॉल का बनना ब्रैकेट क्लोज, व जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का बनना ब्रैकेट में लिखेंगे, ग्लूकोज से ऐसे लिखेंगे कंकालीय पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना। लिखेंगे कि जब सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयी अभिक्रिया या उपचयी पथ कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक पाथ कहा जाता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया निर्माणकारी अभिक्रिया कहलाती है। फिर आगे लिखेंगे कि उपचयी अभिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे कि जब जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, या हम इसे अपचयी अभिक्रिया या अपचयी पथ कहते हैं। और अब फिर आगे लिखेंगे कि अपचयी अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। फिर लिखेंगे मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में जीवों में संचित हो जाती है। इस एटीपी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन और पाचन, अवशोषण, किसी भी जो भी जैविक क्रिया होती हैं उनमें ये ऊर्जा खर्च होती है। बस अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये एटीपी क्या है, इनकी संरचना कैसी होती है। चलिए अगला आप हेडिंग डालेंगे एटीपी। एटीपी क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट हेडिंग है एटीपी। इसको फुल फॉर्म होता है इसका एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे एटीपी की। तो एटीपी का निर्माण देखिए, अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने बताया था पेंटोस शर्करा के साथ जब नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन क्षार जैसे मान लीजिए एडेनिन है, एडेनिन अगर इसके साथ कोई पेंटोस शर्करा जुड़ता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। एडेनिन के साथ पेंटोस शर्करा जुड़ गया, मतलब ये एक न्यूक्लियोसाइड हो गया और इसका नाम क्या हो जाता है, एडेनिन की जगह एडिनोसिन हो जाता है। तो ये एडिनोसिन यहाँ पे आ रहा है ना। फिर ट्राइफास्फेट, मतलब इसी में एडिनोसिन में 3 फास्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, तो ठीक है, आपको हम बताए हैं कि कैसे होता है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें जो पेंटोस शर्करा में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन क्षार के रूप में एडेनिन पाया जाता है, एडेनिन। और पेंटोस शर्करा में इसमें राइबोज पाया जाता है और फास्फेट पाए जाते हैं। फास्फेट कितने पाए जाते हैं ये खुद ही बता रहा है, ट्राई मतलब 3 फास्फेट पाए जाते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है पहले हम यहाँ पर देखेंगे। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, राइबोज शर्करा का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2HH। पेंटोस शर्करा है तो 5 कार्बन होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 4th एंड 5th कार्बन, 5 कार्बन होंगे। फिर हमने बताया था कि राइबोज शर्करा जो होता है वो सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन आ जाए तो क्या कहलाएगा, ये राइबोज नहीं डीऑक्सी राइबोज शर्करा हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है तो इसके सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। उसके बाद प्राइमरी कार्बन पर कौन आता है, नाइट्रोजन क्षार। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार के रूप में कौन है, एडेनिन है, एडेनिन। अब यहाँ पर फास्फेट देखेंगे, फास्फेट की संख्या। ठीक है, 3 फास्फेट समूह, 1, 2 और 3 फास्फेट समूह पाए जाते हैं। ये है कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एटीपी।
याद रख लीजिए, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोस शर्करा पाया जाता है, एडेनिन का एक अणु और ये फास्फेट। अब अपने दिमाग से सोचिएगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड? बताइए आप, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड? बताइए, क्या ये न्यूक्लियोसाइड है? नहीं, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्यों न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोसाइड तो सिर्फ बना होता है नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा का, लेकिन न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फास्फेट समूह। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, नाइट्रोजन क्षार हो गया, पेंटोस शर्करा हो गया, फास्फेट समूह हो गया। तो बताइए एटीपी क्या है? एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब कुछ और बातें देखते हैं, जैसे सबसे पहले जब पेंटोस शर्करा से सिर्फ ये दोनों अभी हटा दीजिए, दोनों फास्फेट हटा दीजिए, सिर्फ एक फास्फेट, जब सिर्फ एक फास्फेट जुड़ता है तब इसे हम क्या कहते हैं? AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। जब पेंटोस शर्करा से सिर्फ एक फास्फेट जुड़ता है, ये दोनों अभी भूल जाइए, तो इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना को क्या कहा जाता है? AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। यही होता भी है, पहले एक ही फास्फेट जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और एक फास्फेट समूह जुड़कर बनाते हैं AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। और जब ये बनता है तो लगभग 1500 से 1800 कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। फिर जब इसके साथ कोई दूसरा फास्फेट समूह आकर जुड़ता है, दूसरा फास्फेट समूह जुड़ता है, तब ये क्या कहलाता है? देखिए AMP में ही एक फास्फेट ग्रुप और जुड़ गया, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, एडिनोसिन डाईफास्फेट। वर्ड खुद ही कह रहा है कि हमारे पास दो फास्फेट है, हमारे पास एक फास्फेट है। तो जब एक फास्फेट होगा तब मोनोफास्फेट, जब इस पे एक और फास्फेट समूह जुड़ जाएगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ADP में, एडिनोसिन डाईफास्फेट, मतलब दो फास्फेट हो गए। और AMP से ADP बनने में 7300 कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। फिर इसी ADP में एक और फास्फेट समूह जुड़ जाए, तो अब क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट देखा कि एक फास्फेट है तो मोनोफास्फेट AMP कहलाएगा, और इसके बनने में इतनी कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। फिर AMP से जब एक फास्फेट और जुड़ जाता है तब ADP कहलाता है, एडिनोसिन डाईफास्फेट, और इस प्रक्रिया में 7300 कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। अब जब ADP से कोई एक और फास्फेट जुड़ जाए तब ये क्या कहलाएगा? ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, और इसमें भी 7300 कैलोरी एनर्जी रिजर्व हो जाती है, संचित हो जाती है। तो इस प्रकार से ATP का फॉर्मेशन होता है। और जब यही टूटता है, ATP जब ADP में टूटता है तो इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं सभी कार्यों में। फिर ADP जब AMP में टूटता है तो फिर इतना ऊर्जा मुक्त होता है। फिर AMP जब इन सब में टूटता है तो इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। जो संचित ऊर्जा है वो टूटने पर मुक्त हो जाती है। तो अब आप इसमें लिखेंगे, पहले आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, तीनों को सम्मिलित रूप से बनाइएगा, और फिर आप इसमें लिखेंगे कि एडिनोसिन ट्राईफास्फेट में
एडिनोसिन का निर्माण एक एडेनिन तथा एक राइबोज अणु के मिलने से होता है। आगे लिखेंगे कि एडेनोसिन, अभी ट्राइफॉस्फेट नहीं लिखेंगे, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। फिर आगे लिखेंगे कि राइबोज शर्करा के पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है और फिर 5वें कार्बन से एक फास्फेट समूह जुड़ता है। अभी इसको ऐसे लिखेंगे, एक फास्फेट समूह जुड़ता है। फिर लिखेंगे इस प्रकार के संघनन से एडेनोसिन मोनोफास्फेट अणु का निर्माण होता है जिसमें 1500 से 1800 कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। फिर आप लिखेंगे कि एडेनोसिन मोनोफास्फेट अणु में जब एक और फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तब यह एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। एडेनोसिन डाइफास्फेट बनाता है जिसमें 7300 कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। फिर एडीपी में एक और फास्फेट समूह जुड़ता है जिससे एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है जिसमें 7300 कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। बस ये हो गया एटीपी के बारे में। अब लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, एटीपी का कार्य क्या होता है। तो एटीपी का कार्य आप पहले ही बता चुके हैं कि जितनी भी ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। अब जो भी हमें कार्य करना है, बोलना है, कूदना है, खेलना है, कुछ भी करना है, तो ये ऊर्जा उसी में खर्च होती है। तो आप इसमें लिखेंगे एटीपी के कार्य में पहला पॉइंट कि जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं में एटीपी के टूटने से ही ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा का प्रयोग उन जैविक क्रियाओं को करने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सक्रिय खाद्य स्थानांतरण में एटीपी का प्रयोग होता है। तीसरा, श्वसन में एटीपी का प्रयोग होता है। चौथा, कोशिका विभाजन में भी एटीपी का प्रयोग होता है। बस ये हो गया संपूर्ण बातें एटीपी से रिलेटेड। अब इसी टॉपिक में आपने एक टॉपिक पढ़ा था एंजाइम, पढ़ा ना, एंजाइम क्या होता है हमने अभी बताया। तो अब इसके आगे का पार्ट में जो भी होगा, आखिरी भाग 14 है तो वो भाग 15 होगा और भाग 15 में हम एंजाइम के बारे में बताएंगे जो कि इस अध्याय का आखिरी भाग होगा। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा वेट करिएगा, मैं जल्द ही भाग 15 अपलोड करूँगा। फिलहाल इस टॉपिक से जो कुछ क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के आप आंसर्स जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, अपचयी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, उपचयी अभिक्रिया क्या होती है। चौथा क्वेश्चन, किस प्रकार की उपापचयी अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और किस प्रकार की उपापचयी अभिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फेट के जुड़ने से किसका निर्माण होता है और इस प्रोसेस में कितनी ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएमपी से एडीपी बनने में कितनी ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट, एडीपी से एटीपी बनने में कितनी ऊर्जा संचित होती है। लास्ट क्वेश्चन, एटीपी का हमारे शरीर में या सभी जीवों के शरीर में क्या उपयोग है। बस इतने क्वेश्चंस के आंसर जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भाग 15 के लिए थोड़ा वेट करिएगा, मैं जल्दी से अपलोड करूंगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।